कि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होगा हायर शेल में जिसको हम E2 कह सकते हैं, और लोअर शेल क्या है E1। याद रहे कि E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा है यहाँ पे। तो अब अगर ये जब नीचे आएगा तो ये यहीं पे वो क्या कर देगा, एक फोटॉन को एमिट कर देगा ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे होते हैं हायर शेल से लोअर शेल में, जो वो फोटॉन एमिट करते हैं उनका जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट इज कॉल्ड द एमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, तो अब हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो एमिशन स्पेक्ट्रा की टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये कौन बनाते हैं? ये एटम्स, जब हम एटम्स को उनकी वोलेटाइल फॉर्म में आयोनाइज करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो जब वो वापस आते हैं लोअर स्टेट पे हायर स्टेट से, तो उस टाइम जो वो स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। तो ये बनाया जाता है बाय एटम्स, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन हो जाए, कार्बन हो जाए, यूरेनियम हो जाए, एटसेट्रा, ये एटम्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि हर एटम अपना अलग अलग से लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है, लाइंस बनी होती हैं ऐसे स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करता है। दूसरी जो टाइप होती है इसकी, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, या इसको हम बैंड स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर या बैंड स्पेक्ट्रा। तो इसमें ये किसकी तरफ से शो किया जाता है? बाय मॉलिक्यूल्स, जैसे H2 है, O2 है, एटसेट्रा, ये मॉलिक्यूल्स है, तो इसकी वजह से ये स्पेक्ट्रम बनाएंगे। और ये बनेगा कैसा? बैंड्स की फॉर्म में। बैंड्स कैसे होते हैं? ऐसे, ये पहला बैंड हो गया, फिर ये कहीं दूसरा बैंड हो गया, फिर ये कहीं तीसरा बैंड हो गया। तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनमें गैप्स एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा जो होते हैं ये कैसे बनते हैं? जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में आप देख लो ये वाला स्पेक्ट्रम बनता है। या फिर आप रेनबो को भी कह सकते हैं, जो रेनबो नहीं आप देखते 7 कलर्स वाली, वो भी क्या होता है? वो भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। उसमें नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, तो नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एग्जिस्ट बिटवीन द कलर्स, सारे एक दूसरे में मर्ज हुए होते हैं, मिक्स अप हुए होते हैं। इनमें नोटिसेबल बाउंड्रीज होती हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन ये क्या होता है? वो मर्ज हुए होते हैं, एक कलर में दूसरा कलर, इसमें कोई गैप एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा जो कंसर्न है वो इसके साथ है, लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? वो लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। तो हमने इस वाले को एटम्स वाले स्पेक्ट्रम्स को डील करना है इस चैप्टर में, ठीक है? एटम्स, सिंगल एटम, तो हम सिंगल एटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्पेक्ट्रम, क्योंकि हर एटम अपना अपना, हर एलिमेंट अपना अपना अलग स्पेक्ट्रम बनाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्ली आज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। बुक में इस हाइड्रोजन को डिस्कस किया सीरीज के बारे में कि हमारे पास जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से लोअर शेल में आता है हाइड्रोजन में, तो वो किस तरह के, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है, ठीक है? तो अब अगर सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से पहले शेल में आता है तो वो फोटॉन एमिट कर देगा। थर्ड शेल से पहले शेल में आता है तो भी वो फोटॉन एमिट कर देगा। अब ये जो फोटॉन्स एमिट करेंगे ये कौन से फोटॉन्स है? कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल से पहले शेल में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पहले शेल में, तो ये पूरे जो फोटॉन्स जो बन रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज एक पैटर्न बना रही होंगी, एक वैल्यूज उनकी पैटर्न एग्जिस्ट करेंगे, और इसी तरह उनकी वेवलेंथ्स के भी एक पैटर्न एग्जिस्ट करेंगे। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स ही हायर शेल से पहले शेल में ही आ रहे हैं तो जो फोटॉन्स निकलेंगे इन फोटॉन्स की वेवलेंथ्स
या जो फ्रीक्वेंसीज या जो एनर्जीज हैं वो एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड कर होंगे, एक पैटर्न पे डिपेंड कर देंगे करोगे, तो इसलिए उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज अ सीरीज, पैटर्न उसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास डिफरेंट तरह की सीरीज है। सबसे पहले जो सीरीज होती है उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। बनती है जब आपका लोअर शेल क्या होता है, लोअर शेल बेटा उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन नीचे आना है, तो लोअर शेल हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है हमारे पास 1, और जो हायर शेल होता है वो हमारे पास होता है, उसको हम एन कह देते हैं, और वो एन की वैल्यू 1 से ऊपर वाले सारे शेल शामिल हो जाएंगे, 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो लाइमन सीरीज तब बना करेगी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से फर्स्ट शेल में आएगा। सर काइंडली थोड़ा जूम इन करें सर, देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। अभी ठीक है बेटा? अभी ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल से फर्स्ट शेल में आए तो वो जो फोटॉन्स का एक सेट एमिट करेगा, तो वो सेट पूरा क्या कहलाएगा, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज कब बनती है, जब लोअर शेल P1 होता है पहला शेल, और हायर शेल कोई भी हो सकता है 2 3 4 अप टू एनी हायर इंफिनिटी। इसी तरह दूसरी सीरीज हमारे पास होती है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में आपके पास जो लोअर शेल होता है वो क्या होता है, ऊपर वाले सारे शेल हो सकते हैं। हायर शेल इसमें क्या होगा, n, और n की वैल्यू होगी 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। तीसरी सीरीज बनती है वो है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में जो लोअर शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ने आना होता है उसको हम कहते हैं वो थर्ड होता है, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, और हायर शेल इसके ऊपर वाले होंगे। तो हायर शेल क्या होता है, वो n 4 5 6 अप टू इंफिनिटी होते हैं। चौथी सीरीज होती है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज। इसमें आपका जो लोअर शेल होता है ये P होता है जी 4, और हायर शेल मुराद यहाँ पे होता है मुराद n, और वो होते हैं इससे ऊपर के 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। और लास्ट में हमारे पास होती है P फंड सीरीज। अब इसमें हमारे पास जो लोअर शेल होता है वो होता है P इज इक्वल टू 5, और हायर शेल क्या होता है इसमें, वो n होता है 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी। तो इसमें ये शेल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, तो हायर शेल ये हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अलावा एक और सीरीज भी होती है, हेम्फ्राइज सीरीज भी होती है, वो बुक पे डिस्कस नहीं की हुई, चले लिख ले वो भी अगर लिखना चाहते हैं तो। छठी सीरीज हमारे पास होती है हेम्फ्राइज, हेम्फ्राइज सीरीज। तो इसमें जो लोअर शेल होता है वो होता है 6, P कह देते हैं उसको 6, और जो हायर शेल्स होते हैं वो होते हैं जी n, 7 से स्टार्ट होता है 8 9 अप टू इंफिनिटी। अब इसमें जो बेसिक एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ये किस किस रीजन में एग्जिस्ट करती हैं, तो ये रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके रीजन कौन कौन से हैं। लाइमन सीरीज जो है ये एग्जिस्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, यूवी रीजन में, जबकि बाल्मर सीरीज जो है ये एग्जिस्ट करती है विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। मैं चलो इसको यहाँ पे ग्रीन से लिख देता हूँ, अगर रेड से नजर नहीं आ रहा। बाकी जितनी सीरीज है वो किस में एग्जिस्ट करती है, इंफ्रारेड में। ये भी इंफ्रारेड में है, ये भी इंफ्रारेड में है, ये भी इंफ्रारेड में है, और ये भी किस में होती है, इंफ्रारेड में एग्जिस्ट करती है। तो ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सी सीरीज किस रीजन में एग्जिस्ट कर रही होती है। मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ तो मुझे लग रहा है कि विजिबल नहीं हो रही। ये यूवी रीजन में है, ये विजिबल रीजन में होती है, बाकी जितनी है वो सब की सब कहाँ पे है, इंफ्रारेड में।
आई आर आई आर आई आर और आई आर इंफ्रारेड, सारे सीक्वेंस इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अब इनका जनरल फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए फाइंड करना, तो वो फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/p² माइनस 1/n²। ये इसका जनरल फॉर्मूला है किसी भी सीरीज की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। जी बेटा। सर फार इंफ्रारेड सर रीजन, हाँ सर इनमें से सर एक फार इंफ्रारेड रीजन में भी सर होगा सर इनमें से। वो फार इंफ्रारेड रीजन में जो है ना, वो हमारे पास ये हो सकते हैं, एम्फ्राई सीरीज हो सकती है, ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, इसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है, वो ना आगे हर, याद रखिएगा हर रीजन के भी आगे उसके मजीद होते हैं, लोअर मिड और हायर, तो हम उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं जनरल। तो ये इसमें R जो है इसके साथ RH पे लिखा जाता है, तो RH क्या है, दिस इज कॉल्ड द रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी बेटा वैल्यू होती है 1.0974 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए, वो ये होते हैं, जो सिंपल बेसिक एमसीक्यूज होते हैं, वो ये होते हैं कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर पास्चन सीरीज इज अल्फा। इसमें R की वैल्यू नॉर्मली पुट नहीं की जा रही होती, ठीक है, वो होती है जी 1/R 4/R, R फॉर रेडबर्ग कांस्टेंट, 9/R 16/R। ऐसे क्वेश्चंस लाइक इसमें से स्टार्ट किए जाते हैं पहले। जी बेटा। चार्ली, चार्ली, ओके, चार्ली सर, चार्ली, अच्छा जी, ठीक है। अब जिन बच्चों को इसका आइडिया नहीं है उनके लिए समझाने के लिए मैं थोड़ी सी पहले डिटेल समझाऊंगा, ये कैसे हम बताते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे होती है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो हमारे पास ना, मैं जैसे भी पास्टन सीरीज की बात कर रहा हूँ, पास्टन सीरीज में जो लोअर शेल होता है ना पी, वो कौन सा होता है, 3, इसके क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अगर मैं कहता हूं ना कि मैंने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसी सीरीज की फाइंड करनी है, जैसे पास्टन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, या कोई भी सीरीज है, तो आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपने इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां पे ट्रांजिशन करानी है, याद रखें एमिशन स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन अपर से लोअर शेल में होती है, तो आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करानी है सबसे दूर वाले शेल से, अगर आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है। जो सबसे दूर वाले शेल से ट्रांजिशन होगी तो इसमें एनर्जी गैप क्या होता है इन दो शेल्स में, वो मैक्सिमम होता है। जब एनर्जी गैप मैक्सिमम होता है तो उनकी लैम्डा फिर क्या हो जाती है, वो सबसे मिनिमम हो जाती है। याद रहेगा, अगर आप चाहते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करें तो आपने इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां पे लाना है, तीसरे शेल में, पास्टन सीरीज में पता है ना थर्ड होता है पी, तो इन्फिनिटी से लाना है। लेकिन अगर कभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहा जाए तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में आपने बिल्कुल साथ वाले शेल से ट्रांजिशन करानी होती है। जिस भी सीरीज के लिए आप कहा जाए ना, जैसे सपोज पी की वैल्यू 3 है पास्टन में, तो आपसे कहा जाए कि जी पास्टन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला फोटॉन बताओ, उसकी क्या वेवलेंथ है, तो आप बताओगे वो फोटॉन वो वाला होगा जो बिल्कुल साथ वाले शेल से आया होगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आता है तो इस टाइम पे जो फोटॉन निकलता है उसमें एनर्जी गैप क्या होता है, मिनिमम होता है, और लैम्डा फिर इस टाइम पे क्या हो जाती है, वो मैक्सिमम हो जाती है। तो इस बेसिस पे तो हमें यहां से ये एक बात पता चल गई, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज, तो पहली बात तो ये कि आपके पास पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3, पास्टन सीरीज में P3 होता है लोअर शेल, और n इसमें आपने क्या यूज करना है, जो हाईएस्ट शेल है यानी कि इन्फिनिटी। तो अब आप वैल्यूज पुट करें इस फार्मूला में,
1 over lambda, lambda will be minimum, r 1 over 3 का स्क्वायर, p की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और -1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर तो खत्म हो जाना है वैसे ही, ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा 1 ओवर लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r ओवर 9, ये फैक्टर खत्म हो गया, 0 हो गया। तो अब आपके पास लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू 9 ओवर r, r का मतलब r h है, सो करेक्ट आंसर इज 40। इसका शॉर्टकट क्या बनता है, इसका शॉर्टकट बनता है लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर आर, ये जनरल फॉर्मूला याद रख लें। लैम्डा मिनिमम हमेशा क्या होता है किसी भी सीरीज का, पी स्क्वायर ओवर आर। ये फॉर्मूला जनरल याद रख लें, किसी भी सीरीज की आपने अगर मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करें तो आप इस फॉर्मूला से याद रख सकते हैं, पी स्क्वायर ओवर आर वाले फॉर्मूला से, आर से मुराद यहाँ पे आर एच है। अब जैसे देखो मैं अगर कहता हूँ जी लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है, तो आप कहेंगे जी लाइमन सीरीज के लिए पी क्या होता है 1 होता है, तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर ओवर आर एच, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर आर। अगर मैं कहता हूँ बाल्मर सीरीज की आपने बतानी है तो उसमें पी क्या होता है, पी उसमें 2 होता है, तो 2 ओवर 2 का स्क्वायर ओवर दिस, तो 4 ओवर दिस बन जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो आपको बस सीरीज का पी पता होना चाहिए। जब आपको पी लोअर शेल का पता है हर सीरीज के, तो आप उसकी लैम्डा मिनिमम इस शॉर्टकट से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करनी है, तो लैम्डा मैक्सिमम को भी हम एक शॉर्टकट के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो उनकी रेशो के आते हैं कि जी आपने रेशो बतानी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, या मैक्सिमम लैम्डा या मिनिमम लैम्डा की टर्म्स में उसको बात की जा रही होती है, तो आप उस सेंस में भी उसको क्या कर सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं। इसको नोट कर लें। अब यही पे मैं कहता हूँ को एक बात तो पता है कि पी की वैल्यू 3 ही यूज करनी है, लेकिन इसके केस में एन की वैल्यू क्या होगी, पी से एक बड़ी, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4, ठीक है जी। तो अगर बिल्कुल आपने साथ वाले सेल से मूवमेंट कराई है तो फिर आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फोटॉन होगा। अगर P3 है तो n की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अगर बाल्मर सीरीज है तो P2 होता है, तो उसमें फिर n क्या होना चाहिए, इस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए वो 3 हो जाना चाहिए, एंड सो ऑन, आप इस तरह से बता सकते हैं। तो अब आप वैल्यूज पुट करें 1 ओवर लैम्डा, और ये लैम्डा क्या होगा मैक्सिमम r 1 ओवर 3 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है, इसी में पुट कर रहे हैं बार बार। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, ये बन जाएगा जी r 1 ओवर 9 माइनस 1 ओवर 16। अब इधर 1 ओवर लैम्डा मैक्स ही चल रहा है, तो 9 और 16 का एलसीएम मेरे ख्याल से 144 आ जाता है, 9 1s और 16, और क्योंकि वो एक दूसरे के टेबल में 60 144 ही बन रहा है, तो r ये बन जाएगा जी 144, और ये बन जाएगा जी जनाब 9 16 16 माइनस 9, ये आ जाएगा जी r इंटू 7 ओवर 144, ठीक है जी। तो ये इधर आ जाएगा 1 ओवर लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, उल्टा करके ये बन जाएगी 144 ओवर 7r, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, अगर लैम्डा मैक्स हमने इसी की फाइंड करनी है तो। बट इस तरह सॉल्व करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ p की जो भी वैल्यू होती है n की वैल्यू से एक ऊपर वाली हुआ करेगी, कंफर्म है। जैसे अगर लाइमन सीरीज के लिए आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के तो आपने कहना है P1 है तो n क्या हो जाएगा P+1 यानी कि 2। इसके लिए अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के तो आप कहेंगे P2 है तो n क्या होगा P+1 यानी कि 3। इसके केस में कर लिया, इसके केस में P अगर 4 है तो n क्या होगा P+1 यानी कि 4 + 1 5। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या बनता है, लैम्डा मैक्स का जो शॉर्टकट है वो है p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर ओवर 2p+1। अब आप इसकी वैल्यूज को पुट करके देख लीजिएगा क्या आंसर यही आते हैं, और साथ में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा r आ जाएगा इधर। इफ आई एम नॉट 9 और 16 का एलसीएम देख लेते हैं, 16 9 144 और
हाँ ठीक है, तो p का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9 और n 4 का स्क्वायर 16, तो 9 into 16 144 ही आ जाएगा, और 2 into p का मतलब यहाँ पे 3 है, तो 2 into p 3 plus 1 7, तो 7 into r, तो 7r बन जाएगा। तो आई होप सो आपको ये फॉर्मूला हेल्प जरूर करेगा शॉर्टकट फॉर्म में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास ये शॉर्टकट आपको मिल गया लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मैक्स का। नेक्स्ट तीसरी चीज पूछी जाती है डिफरेंट सीरीज के लिए, वो क्या पूछी जाती है, वो रेशियो पूछी जाती है लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम को आप याद रख सकते हैं n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर की फॉर्म में, इस शॉर्टकट से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे p से मुराद क्या हुआ करेगा, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ वेयर n क्या हुआ करेगा, वेयर n इज इक्वल टू p प्लस 1, इसमें ये आपने याद रखना है कि p से मुराद यहाँ पे क्या है, जैसे वो कहते हैं ना कि सपोज लाइमन सीरीज की आपने लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी, वैसे तो आप दोनों फॉर्मूला से पहले वो वैल्यू फाइंड कर लें, उनको डिवाइड कर लें, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप इससे भी कर सकते हैं कि लैम्डा मैक्स के लिए आप क्या करोगे, n की वैल्यू 2 पुट करोगे लाइमन के लिए, और 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। इस तरह से करके आंसर आ जाएगा आपके पास। जी बेटा सर ये जो आपने अभी क्वेश्चन करवाया सर काइंडली ये समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर देंगे सर। ये वाला बेटा, ये वाला जी बेटा, ये वाला जी जी सर जी। बेटा इसमें ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम चाहते हैं ना कि किसी भी सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फोटॉन की कौन से फोटॉन की होगी, तो अब देखो वो सीरीज कौन सी है, पास्टन सीरीज है, तो पास्टन सीरीज के लिए पी क्या होता है 3 होता है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अच्छा अब अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करें तो बिल्कुल साथ वाले शेल से आपने इलेक्ट्रॉन को नीचे ट्रांजिशन करानी है, तो फोटॉन जो निकलेगा यहाँ पे, ये जो फोटॉन निकलेगा यहाँ पे, इस फोटॉन की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर p की वैल्यू 3 है पास्टन सीरीज के लिए, तो n की वैल्यू क्या होगी, उससे एक ऊपर का चल, यानी कि 3 + 1 4। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द पास्टन सीरीज p is 3, then n should be p + 1 which is 4। अब आप मेन फार्मूला वही है, उसमें वैल्यूज पुट करो, p की जगह पे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इधर पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका एलसीएम मैंने लिया तो आंसर कितना आ गया था, दैट वाज 9 × 16 144। तो 144 इधर रखा, तो 9 एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैं बता देता हूँ, 144 ऊपर रखा जाता है और 9 नीचे रखा जाता है, आंसर 16 आया तो 16 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने 144 को ऊपर रखना है और 16 को नीचे रखना है, आंसर 9 आ जाएगा, 9 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, तो 16 - 9 7। बाकी हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू बनाने के लिए इसको ऑपोजिट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 144/7r। शॉर्टकट क्या बनता है, p² × n² / 2p + 1 × r। ये इसमें था 3 और n कितना था 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 × 16 144, 2 × 3 6, 6 + 1 7, तो 7r, तो 7r बन जाएगा। तो आप शॉर्टकट से भी, अगर आप इसी तरह लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू पूछ ली जाए कभी, तो आप इस शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं, या अगर लैम्डा मिनिमम ओवर लैम्डा मैक्स है तो उसका ऑपोजिट कर दीजिए। तो हर सीरीज के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू एक करते हैं यहाँ पे, वो है जी number of spectral lines formed when an electron jumps from n is equal to 5 to n is equal to 1 are 4 6 8 10। अल्फा 10 अल्फा और डेल्टा, सही, चले ठीक है, डिस्कस करते हैं। 10 ठीक है, देखते हैं बेटा, देखिए हमारे पास ना जब कोई भी शेल, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अगर 5वां शेल है, ये चौथा है, तीसरा, दूसरा, पहला,
इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पहला जंप तो ये ले सकता है, ठीक है, एक तरीका तो ये है। जितने जंप्स लेगा उतने ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे, याद रखिएगा। जितने जंप्स लेगा, ट्रांजिशंस करेगा, उतने फोटॉन्स निकलेंगे और स्पेक्ट्रम के ऊपर उतनी ही लाइंस बनती हैं। यानी कि एक जंप होता है, एक फोटॉन निकलता है, तो स्पेक्ट्रम के ऊपर वो जो मैंने लाइनें बना के दिखाई थी ना आपको, ऐसे ऐसे ऐसे, वो एक जंप से एक फोटॉन और एक फोटॉन से एक लाइन बनती है, याद रखिएगा। तो जितने जंप्स होंगे उतने ही फोटॉन्स निकलेंगे और उतनी ही स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं स्पेक्ट्रम पे, ठीक है बेटा। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि वो यहाँ से पहले इधर जाए, फिर पूरा जंप करे, 1 2 फिर 3। इसी तरह उसके पॉसिबल वेज, डिफरेंट वेज बनते हैं। तो इसमें हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम फिर क्या करते हैं, इसका एक शॉर्टकट बना लेते हैं। वो क्या है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n इंटू n-1/2। ये शॉर्टकट यूज कर लेते हैं हम। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इसमें कितनी निकलेंगी, n की वैल्यू 5 है, अपर शेल पुट करना है, अपर शेल इंटू 5-1/2। तो ये बनेगा 5 इंटू 4, 5-1 4 होता है ना, तो 4 इंटू 5 20/2। द आंसर विल बी इक्वल टू 10। तो मैक्सिमम लाइन जो बन सकेंगी इसमें वो कितनी होंगी, वो 10 होंगी। आप इस शॉर्टकट से यूज कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो थोड़ा सा टेढ़ा आ जाता है क्वेश्चन। जैसे मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ। एमसीक्यू ये है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इफ इलेक्ट्रॉन jumps from n is equal to 10 to n is equal to 7। ठीक है जी, n is equal to 10 to n is equal to 7। अब आपने इसमें बताना क्या आंसर आएगा। इसके ऑप्शंस हैं अल्फा, मैं चले इसके नीचे ही लिख देता हूं, जगह है अल्फा 3 बीटा 4 चार्ली 6 डेल्टा 10। n is equal to 10 से n is equal to 7 पे आ रहे हैं। Sir, 6. अच्छा 3 तो बेटा नहीं बनती ना, वो तो पहले आपने पहले वाला कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूला ही यूज करना। 6 चले देख लेते हैं। अब आप पता क्या करेंगे, इसमें एक अप्रोच यूज कर लें। वो क्या है, वो ये है कि आप ना ड्रॉ कर लें 7 8 9 10, लेकिन आप इसकी नंबरिंग दोबारा से बना लें 1 के लिहाज से, 1 2 3 4। इट्स जस्ट लाइक कि जब आप n is equal to 4 से किधर जा रहे हैं, n is equal to 1। तो आप समझे कि ये 7 8 9 10 में 7 वाला पहला शेल है, 8 वाला दूसरा है, ये वाला तीसरा है और ये चौथा है। तो आपका इलेक्ट्रॉन चौथे से पहले में आ रहा है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप n की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 4। तो 4 इंटू 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 कितना करेंगे, वो 12 हो जाएगा। 12/2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा। सो 6 इज द राइट आंसर है। ठीक है, तब आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है 4 के लिहाज से। 4 इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 4 12, 12/2 विल बी इक्वल टू 6। तो 6 आप इसकी ऐसे रीनंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर शेल्स की तादाद बहुत ज्यादा है, जैसे गैप अगर मैंने 7 से 10 तक का रखा है, तो ये कह दें जी 15 से 7 तक आ रहे हैं, तो फिर आपको प्लॉट करने में इट विल टेक सम टाइम। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अब देखो 10-7 कितना आता है, 10-7 3 आ रहा है ना। तो आपने n कितना यूज किया था, वो यूज किया था 4। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप क्या फाइंड कर लेंगे, इसमें आपने n की वैल्यू यूज करनी है डेल्टा n प्लस 1। n की वैल्यू क्या यूज करनी है, डेल्टा n प्लस 1, ये यूज कर लेंगे। तो डेल्टा n यहाँ पे कितना बन रहा है, 10-7 प्लस 1। द आंसर इज इक्वल टू 4। तो अब आपने 4 यूज करना है। तो अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू n इंटू n-1/2। तो ये आ जाएगा जी 4 इंटू 4-1/2। द आंसर इज इक्वल टू 6। तो इन केस कोई दरमियान के दो शेल्स चूज कर ले तो फिर आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना, अदरवाइज पहले वाले के लिहाज से तो यही तरीका ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद एक और एमसीक्यू करते हैं। The number of spectral lines is maximum for dash series among
following? Balmer, Paschen, P fund और डेल्टा में लाइमन। अल्फा Sir, Lyman लाइमन series. लाइमन और पी फंड सर। अच्छा, अब ये जरा समझें इसको। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस उसमें मैक्सिमम होंगी जिसमें जंप्स ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें लाइमन सीरीज की बात करते हैं। लाइमन में लोअर शेल फर्स्ट और अपर शेल क्या है, इन्फिनिटी। जबकि पी फंड के केस में अपर शेल इन्फिनिटी है और लोअर शेल क्या है, वो 5 है। ये पी फंड के केस में, और ये किस केस में है जी, लाइमन के केस में। इसके केस में जितने ज्यादा शेल्स आ रहे हैं दरमियान में, जो जितने ज्यादा शेल्स है ज्यादा ट्रांजिशंस हो सकती हैं। तो ज्यादा ट्रांजिशंस होंगी तो ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे और स्पेक्ट्रम पे लाइंस भी ही ज्यादा बनेंगी। तो जो शेल नीचे तक जिसका पी जितना छोटा होता है उसमें ज्यादा शेल्स के गैप बन रहे होते हैं, ज्यादा शेल्स इंक्लूड हो रहे होते हैं, तो ज्यादा जंप्स आएंगे, ज्यादा ट्रांजिशंस होंगी, ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे, तो ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस। सो बेस्ट आंसर इज लाइमन। जितना ये लोअर शेल ऊपर हो जाएगा तो अब आपके जो इसके नीचे वाले शेल्स थे जो सारे थे ये वाले, वो वाली ट्रांजिशन तो आप पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। आप तो यहाँ से इस रीजन की ट्रांजिशंस देख सकोगे, तो इसमें ट्रांजिशंस कम है तो इसलिए फिर नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जो अगर लाइमन है ना, लाइमन लिख दूं यहाँ पे, देन यहाँ पे मैं बाल्मर लिख दूं, यहाँ पे मैं फिर पास्टन लिख दूं, फिर ब्रैकेट, फिर इसके बाद जनाब है जी पी फंड और फिर लास्ट फेमफ्राइज। तो याद रखिएगा कि लाइमन में, लाइमन सीरीज में, ओवरऑल सीरीज को अगर आप कंपेयर करो तो इन वालों की जो लेमडा है, लेमडा का ट्रेंड है इस तरफ, लेमडा इस तरफ मिनिमम होंगी और इस तरफ जाते हुए लेमडा क्या होती जा रही है, वो मैक्सिमम होती जा रही है। यानी कि एक और बात भी बता दूं, लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ है वो छोटी होती है पाल्मर सीरीज की वेवलेंथ से, और वो छोटी होती है उससे नेक्स्ट वाले से, एंड सो ऑन। इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, मैक्सिमम है इन सब में, और ये इधर जाते हुए क्या हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती जा रही है। आप इसका एरो इस तरफ लगा दें, इस तरफ जाते हुए इंक्रीज हो रही है, ये इस तरफ जाते हुए इंक्रीज हो रही है, और ये इस तरफ जाते हुए इंक्रीज हो रही है वैल्यूज। इसी तरह एनर्जी की वैल्यूज भी यहाँ पे क्या है, एनर्जी की वैल्यूज भी इस केस में मैक्सिमम है फोटॉन्स के, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी एनर्जी की वैल्यूज क्या होती हैं, वो मिनिमम होती हैं, और इस तरफ जाते हुए क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी तरह नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इसकी ज्यादा है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो इसमें क्या होती हैं, वो मैक्सिमम है, और इसके केस में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, वो मिनिमम है। इस तरफ जाते क्या हो रही हैं, इस तरफ जाते हुए क्या हो रही हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है जी, तो ये आपको चारों ट्रेंड मैंने 5-6 सीरीज या 6 सीरीज के जो है वो समझा दिए हैं। अब आप इसमें से मजीद क्वेश्चन जो हो सकेंगे आंसर दे सकेंगे। जी बेटा। सर आपने रेशियो लिखा है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ का है, ये समझा दे, ऊपर जाके लिखा है ये वाला। यस सर, ये वो ये ना, अगर आप ना लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम की रेशियो आपसे कभी कह देना, तो फिर आपने क्या करना होता है कि जैसे फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कहते हैं जी व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। तो आपको मैंने शॉर्टकट डायरेक्ट बता दिया, वैसे इसको यूज कर लेते हैं। बाल्मर सीरीज के लिए पी की वैल्यू क्या होती है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। बाल्मर सीरीज के लिए पी की वैल्यू होगी 2। बाल्मर सीरीज के लिए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने इस फॉर्मूला में क्या यूज करना है, जो उससे एक शेल बड़ा है, p+1, यानी कि वो क्या हो जाएगा 2+1 which is equal to 3। अब आप 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 करेंगे तो 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 9/5।
तो लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा इसकी रेशियो का वो क्या आएगा 9/5 इन केस ऑफ बाल्मर सीरीज। इसी तरह किसी और सीरीज के लिए भी आप इसमें वैल्यूज पुट करके लैम्डा मैक्स ओवर टू लैम्डा मिनिमम की रेशियो फाइंड कर सकते हैं या लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्स। जी बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? अभी अपने हैंड रेज किया हुआ अभी? जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि आपने कल कौन से टॉपिक्स पढ़ाए थे? कल मैंने जो है वो छोटे-छोटे कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे जिसमें सबसे पहले मैंने जो है वो सर एक तो आपने वेव नेचर अनसर्टेनिटी वगैरह पढ़ाया था, राइट? अनसर्टेनिटी नहीं पढ़ाया मैंने, उसमें मैंने वेव पार्टिकल डुअलिटी पढ़ाया था। इसके अलावा जो एटेन्यूएशन ऑफ वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि किसी भी मीडियम में जब मूव करते हैं तो उनकी इंटेंसिटीज पे क्या फर्क पड़ता है। जी सर। और इसके अलावा मैंने शायद इंटेंसिटीज के बाद और कुछ मुझे अब याद नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ाया था कल का दिन। सर टेस्ट बता दें, टेस्ट कब होगा? है मतलब मंडे को डिस्कस होगा इंशाल्लाह। जी सर। और सेकंड लास्ट एमसीक्यूज दोबारा से बता दें। कौन से वाला? सर अभी जो आपने कराया है जिसका आंसर 6 आया है। आंसर 6 आया? अच्छा ओके सर। जी जी थैंक यू सो मच सर। ये मैं बता दूं। नेक्स्ट बेटा आपने जो आपने राइट में नीचे सर ऑर्डर लिखवाया सर, लास्ट पॉइंट आपने स्पेक्ट्रल लाइंस का लिखवाया। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, क्योंकि हमने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को n से शो किया ना, कैपिटल N से। ठीक है जी बेटा। सर अगर लैम्डा मिनिमम ओवर लैम्डा मैक्सिमम निकालना है तो फॉर्मूला उल्ट हो जाएगा, n स्क्वायर ओवर n। हां वैल्यू निकाल उल्टी कर। जी सर। सर और इसी तरह जब से लाइमन की तरफ जाते हैं तो एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ता है। लाइमन की तरफ जाते हैं तो जब हम पफपंड से लाइमन की तरफ जाएंगे सर तो एनर्जी तो बढ़ती है सर, लेकिन एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ेगा। एनर्जी डिफरेंस आप देखें, एनर्जी डिफरेंस जो है ये बड़ा टेक्निकल हो जाएगा। एक मिनट ठहरिए, मुझे इसको एनालाइज करना चाहिए कि जब इधर से इधर जा रहे हैं इसकी वेवलेंथ कम, इसकी लैम्डा मैक्सिमम है और इसकी एनर्जी कम है, इधर आते हुए एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो एनर्जी डिफरेंस किसके लिहाज से? एक सीरीज के दो शेल्स के दरमियान या एक सीरीज से दूसरी सीरीज का एनर्जी डिफरेंस? आप किस सेंस में कहना चाह रहे हैं? जी बेटा। विद इन वन शेल, विद इन वन सीरीज, ये बड़ा टेक्निकल हो जाएगा, ये मुझे भी समझाना मुश्किल है। जब एनर्जी का टॉपिक पढ़ेंगे ना हम इंशाल्लाह कल तो खैर परसों, कल तो छुट्टी है, परसों डिस्कशन है, फिर ट्यूसडे को पढ़ेंगे एनर्जी का टॉपिक। उसमें जाऊंगा तो मैं समझाता रह जाऊंगा, आपको समझ नहीं आए कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने कहा है कि इसको रिपीट कर दें। अच्छा बेटा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 10 to 7। तो इसमें मैंने पहला तरीका तो ये कहा था कि यानी कि ये दो दरमियान के शेल्स हैं, पहले शेल में ट्रांजिशन नहीं हो रही जैसे इसमें हो रही थी, तो इसमें तो बड़ा पता था कि n5 ही यूज करना है हमने। ठीक है, इसमें हमें बजाहिर ऐसा लगता है कि n की वैल्यू 10 यूज करनी है। 10 नहीं यूज करनी, आपने देखना है 10 से 7 तक कितने शेल्स बनते हैं। 7 को पहला शेल मान लें, 7 को पहला माने, 8 को दूसरा, 9 को तीसरा, तो 10 को चौथा शेल मानना पड़ेगा। तो अब आप 4 यूज करेंगे इसमें n की वैल्यू, तो 4 into 4 - 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। लेकिन अगर आप इसमें वो ड्रॉ नहीं करना चाहते शेल्स को, तो इसका इजीएस्ट तरीका क्या है कि यहाँ पे n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जो डेल्टा n है, दो शेल्स का डिफरेंस प्लस 1, जैसे दो शेल्स का डिफरेंस क्या है 10 - 7, तो वो आंसर कितना आ जाएगा 3। 3 + 1 = क्या हो जाएगा? वो भी 4 हो जाएगा। तो इस अंदाज से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दरमियान के दो शेल्स पूछ लें, अगर पहले के लिहाज से पूछें तो फिर आप डायरेक्ट जो अपर वैल्यू होगी वही आप n की यहाँ पे स्मॉल n की पुट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब स्पेक्ट्रल लाइंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वांटाइज्ड रेडियाई का।
क्वांटाइज्ड रेडियाई। इंशाल्लाह परसों हम एनर्जीज पढ़ेंगे, आज हम रेडियाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्वांटाइज्ड रेडियाई ये है कि अगर फर्ज करेंगे एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी न्यूक्लियस, इनफैक्ट हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का मतलब है कि इसके सेंटर में एक प्रोटॉन ही होगा इसके न्यूक्लियस में। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका किसी भी ऑर्बिट में जो रेडियस होगा उसका फॉर्मूला होता है Rn = n²h²/4π²kme²। ये इसका फॉर्मूला होता है किसी भी ऑर्बिट में, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, वो जिसमें भी है, ठीक है। n को हम आसान लफ्जों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा क्या होते हैं? k शेल के लिए 1 होता है, L शेल के लिए 2 होता है, M शेल के लिए 3 होता है, एंड सो ऑन। ये इसकी वैल्यूज होती हैं। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 4π² तो आप सबको पता है। K क्या है? कूलम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेरिवेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, डेफिनेटली डेरिवेशन करेंगे तो बहुत मुश्किल टाइम उस पर लग जाएगा हमारा। अगर आप इस पे फोकस करें तो ये जो फैक्टर होता है h²/this, ये सारा कांस्टेंट है। ये सारा फैक्टर क्या है? दिस इज कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि इस फैक्टर कांस्टेंट को हम क्या कह सकते हैं? अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दे तो ये हमें पहले ऑर्बिट का रेडियस दे देगा। तो r1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी h²/4π²kme²। इसमें सारी वैल्यूज पुट करो तो आंसर 0.053 नैनोमीटर बनता है। अगर आप केमिस्ट्री की बुक के लिहाज से करें तो 0.53 एंगस्ट्रॉम या 0.053 नैनोमीटर। तो मैं इसी को एक अंदाज से लेकर चल रहा हूँ। तो अब आप इसको शॉर्टकट क्या लिख सकते हो? Rn = n²r1 लिख सकते हो इसको पहले, तो इस पूरे फैक्टर को, ठीक है। और फर्दर इसको आप क्या लिख सकते हो? n² × 0.053 नैनोमीटर। तो इस शॉर्टकट की बेसिस पे आप बता सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट का पहले शेल के ऑर्बिट का कितना रेडियस है, दूसरे शेल के ऑर्बिट का कितना रेडियस है, ठीक है। तो एमसीक्यू एक करते हैं यहां से। द डिफरेंस इन रेडियाई ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट is dash times of R1, ठीक है जी। फाइव, 7 और 9, 11। जी बेटा 7, अच्छा। और 7 4 बीटा सर, बीटा, ओके, चार्ली। सही, ओके, सही है, ठीक है। बीटा चार्ली पे आप ज्यादा आपकी राय आ रही है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो मिस्टेक जो बच्चे इसमें करते हैं ना, वो पता क्या करते हैं? वो इसमें फोर्थ और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का वर्ड मिस कर देते हैं। ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो उसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी इसके केस में? इसके केस में n की वैल्यू यूज होगी 4। इसमें n क्या यूज करेंगे आप? इसमें n का यूज होगा 4। और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब है, देखो ना, पहली स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड से ऊपर से स्टार्ट होती है एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है जी। तो फिर थर्ड यानी कि सेकंड शेल क्या होगा? वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। थर्ड शेल जो हो जाएगा वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी। तो उसका मतलब है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में एक शेल ऊपर का लेना है 4, और इसमें आप लेंगे 5। तो आपके पास ये बन जाएगा जी, अगर आप तो n की वैल्यू 4 यूज करो तो आपके पास रेडियस r4 कितना बनता है? 4 का स्क्वायर इंटू r1, तो ये बन जाएगा जी 16r1। ये कितना बन जाएगा? 4 का स्क्वायर इंटू r1, तो 16r1। जब आप n की वैल्यू 5 यूज करोगे तो ये बन जाएगा r5 = 5 का स्क्वायर इंटू r1, तो ये बन जाएगा 25r1। अब आपने इनका डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस इन r लोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 25r1 - 16r1। द आंसर = 9 टाइम्स ऑफ द r1। दिस इज द 9 टाइम्स ऑफ द r1। सो 9 टाइम्स ऑफ द r1 इज द राइट आंसर हियर।
ठीक है बेटा। इसके बाद अक्सर आपसे ना वेलोसिटी का पूछा जाता है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए फॉर्मूला होता है Vn इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एन एच, ये इसका होता है फॉर्मूला। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो वेलोसिटी का आंसर फर्स्ट शेल के लिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट शेल के लिए 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर h, और इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10 की पावर 6, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 2.2 लिख देते हैं, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब यही फॉर्मूला शॉर्टकट की फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, Vn इज इक्वल टू इस पूरे फैक्टर की जगह में ये चीज क्या है, दिस इज कांस्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2.2 इंटू 10 की पावर 6 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय n। तो आप जितना जितना n की वैल्यू पे चाहोगे वेलोसिटी मिल जाएगी। n की वैल्यू 1 पुट करो तो वेलोसिटी यही आ जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करो सेकंड शेल में वेलोसिटी आ जाएगी, इससे 3 पुट करोगे इसी तरह। तो इसका मतलब आप जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, वेलोसिटी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब है हायर शेल में वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की पहले के मुकाबले में कम होती जाती हैं। इस फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट है फॉर एनी शेल, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी हो, और ये शॉर्टकट है रेडियस फाइंड करने का फॉर एनी शेल। तो आप उनके डिफरेंसेस भी फाइंड कर सकते हो। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास किस टाइम आता है, जब आपके पास आप यूज कर रहे होते हैं R3 माइनस R2 करते हैं, तब ये वैल्यू आती है। ये वैल्यू कब आती है, जब आप करते हैं R4 माइनस R3। ये वैल्यू आप कब यूज करते हैं, R5 माइनस R4। और ये वैल्यू कब आती है, जब आता है जी R6 माइनस R5। तो एक बात याद रखिएगा, ये डिफरेंस कम होता है इस डिफरेंस से, और ये डिफरेंस कम होता है इससे, और ये डिफरेंस कम होता है इससे, और ये ट्रेंड आगे चलता जाता है। यानी कि शेल्स के दरमियान गैप इक्वल नहीं रहते हैं। पहले वाले दो शेल्स का गैप कम होता है, अगले वालों का उससे गैप ज्यादा हो जाता है, उससे अगले वालों का गैप उससे भी ज्यादा हो जाता है, और ये गैप्स बढ़ते जाते हैं। और ये ऑड नंबर के लिहाज से बढ़ रहे होते हैं, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इस तरह से स्टार्ट होते हैं। जी बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसमें से। माइक्स ऑन है। सर आपने कहा था कि प्रीफंड सीरीज से लाइमन की तरफ एनर्जी बढ़ती है, लेकिन सर ये पंजाब की बुक में एक वो टेबल बना है सर, उधर जो इन्फिनिटी लेवल पे एन इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 है, लेकिन लाइमन पे -13.6 है। सर यहाँ पे हम माइनस को इग्नोर कर देंगे, माइनस साइन? नहीं, एनर्जी में माइनस आना इग्नोर करते नहीं होते। वैसे मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, इजी कर देता हूँ। लाइमन की जो रीजन है वो कौन सा है, यूवी है, अल्ट्रावायलेट। अच्छा, बाल्बर का कौन सा है, विजिबल, और जो बाकी सारे थे वो इंफ्रारेड थे। याद रखना, अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर विजिबल की, और विजिबल की एनर्जी ज्यादा होती है इंफ्रारेड से। अब आपको खुद ही आंसर समझ आ गया होगा। जी सर। ठीक है बेटा। सर लेकिन सर फिर यहाँ पे बुक में उन्होंने सर समझ में नहीं आया सर। उन्होंने क्या किया हुआ था सर, मतलब ये जो लाइमन में -13.6 है सर लिखी हुई वैल्यू, और इंफिनिटी पे वो 0 लिखी हुई। ओए नहीं, अल्लाह के बंदे, ठहर जाओ, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये परसों मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा ना एनर्जी का, ये मैंने ना इंटर सीरीज की एनर्जी बताई है, सिंगल सीरीज की बात नहीं की। परसों मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ट्यूसडे को, वो सिंगल सीरीज की बात करूंगा, वो जो आप वैल्यू बता रहे हो मुझे। जी बेटा। जी सर। सर द डिफरेंस बिटवीन द सर थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फोर्थ, सर ये एमसीक्यू समझ नहीं आया सर। पूछे क्वेश्चन, इधर देखो, द डिफरेंस इन द रेडियाई, कि रेडियस में डिफरेंस कितना है थर्ड एक्साइटेड स्टेट और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का, इन टर्म्स ऑफ R1 कितने टाइम्स है वो। देखो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, चौथा शेल, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से ऊपर एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट होती है। तो पहली स्टेट ग्राउंड होती है, दूसरी क्या होती है, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, फिर तीसरी क्या हो जाएगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, चौथी क्या हो जाएगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इसका मतलब है चौथा शेल जो होगा वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, और पांचवा शेल जो होगा वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है। तो मैं जब n की वैल्यू 4 यूज करूंगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो R4 का आंसर कितना आ जाएगा, 16R1। और जब मैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 5 यूज करूंगा, तो ये 5 का स्केयर 25R1। तो जब इनका डिफरेंस लूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 9R1। तो इसका मतलब ये 9 टाइम्स ऑफ द R1 आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा जी। प्लीज